और अब हमारे बीच मौजूद हैं माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, और मैं आग्रह करूंगी हमारी सहयोगी कृतिका मिश्रा जी को कि वो आए और अब अगला सेशन का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री जी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और सभी लोगों से अनुरोध है एक बार जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत किया जाए। और कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे और सेशन की शुरुआत हम करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जिन्हें अक्सर, पहले तो मैं दर्शकों को ही बता दूं, अक्सर आपने इनकी अद्भुत तस्वीरें देखी होगी, कभी नाली साफ करते हुए, कभी सड़क साफ करते हुए, सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर हमेशा एक संदेश देते कहीं ना कहीं मंत्री जी नजर आते हैं। सर, धरातल से जुड़े हुए आप व्यक्ति हैं, हमेशा इस तरह की आपकी तस्वीरें देखी जाती है, लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि आप अपने विभाग को छोड़ के अन्य विभागों की जिम्मेदारी उठाने लग जाते हैं। देखिए, अपने हर व्यक्ति का देखने का अपना अपना नजरिया है। मैं मंत्री होने के साथ साथ इंसान भी हूं और एक व्यक्ति का कर्तव्यों का निर्वहन करना भी। अगर जहां घर में अगर सफाई कर्मी नहीं आएगा तो आप सफाई नहीं करते हो क्या? या मैं कौन सफाई घर का मेंबर नहीं करता है? या गंदगी पड़ी रहे या सफाई हो। तो जिस विधानसभा से मैं चुनाव जीत के आता हूं वो मेरा परिवार है, मेरा घर है। अगर घर में गंदगी है और वो माँ कह रही है कि मेरे यहाँ गंदा पानी भरा है, तो या तो उस माँ को मैं नजरअंदाज करके सीधे निकल जाऊं या मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं। जब तक सफाई कर्मी आता है उसके लिए भी बोलता हूं और अपना काम भी करता हूं। तो ये मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूं। दूसरा, ऊर्जा विभाग की बात के रूप में देखिए, इस ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इन सालों में हमने जो परिवर्तन किया है, पहले आप देखते थे कि कितने बिल आंकलित खपत के आते थे, आज कितने बिल आंकलित खपत के आ रहे हैं। हमारी कितनी कंपनियां 100-100, 200-200 दिन चल चुकी हैं। हम बिजली आपूर्ति बखूबी तरीके से दे पाए हैं। लोग कहते थे कोयला की कमी आएगी, मीडिया पूछते जाता था, तो हम कहते थे हम इस संकट से उबरेंगे। तो मध्य प्रदेश में बिजली का कोई बहुत बड़ा हमने बखूबी बिजली दी, पूरी बिजली दी। और ऊर्जा मंत्री के रूप में मुझे जो काम करना चाहिए, मुझे जिन कंपनियों का भ्रमण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, दौरे करने चाहिए, अगर मुझे लगा कि बिजली विभाग के खंभे पे बेल चढ़ी है तो अपने कर्मचारियों को निर्देश देना और बताना कि उतरेगी कैसे, ये काम भी मैंने किए हैं। तो ये तो व्यक्ति विशेष का नजरिया है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मैंने अपने कर्तव्यों का पालन। आज देखिए कितने सब स्टेशन बन रहे हैं, कितनी ट्रांसफार्मरों का उन्नयन हुआ है, कितनी लाइनों का उन्नयन हुआ है। तो ये सब परिवर्तन ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। बिल्कुल सर, अक्सर ही हम देखते हैं, चूंकि आप एक बहुत बड़े विभाग की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन बिजली को लेकर अक्सर ही मध्य प्रदेश में हम सियासत देख पाते हैं। प्रियंका गांधी भी आई थी ग्वालियर में, तो उन्होंने गारंटी दे के गई है, 100 यूनिट पर बिल माफ करने की बात कह रही है। आम आदमी पार्टी भी बिजली मुफ्त में देने की बात करती है। प्रदेश सरकार, आपकी यदि मैं विभाग की ही बात करूं तो कितनी सफल अपने आप को पाती है? मध्य प्रदेश में किस तरह की वर्तमान में स्थिति है आपके विभाग को लेकर यदि बात करें तो क्या आपके विभाग से जनता खुश है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप औसत देखेंगे, मैं यूं कहूं कि विभाग समस्याविहीन है, गलत बोलूंगा। कोई भी शख्स जिससे आप हम बैठे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छे में भी अच्छा हो सकता है। बिजली मिल रही है, इसमें भी अभी जैसे किसानों को 10 घंटे बिजली मिल रही है, उन किसानों की इच्छा है कि हमें बिजली 12 घंटे मिले। आपको ध्यान हो 2002 और 2003 में बिजली संभागीय स्तर पे, जिला स्तर पे एक कटौती होती थी। बिजली कब आएगी ये लोग जानना चाहते थे। अब बिजली कब गई है ये पता करते हैं लोग। तो परिवर्तन जो हुआ है 2002 और 2003 में, आप 2900 मेगावाट बिजली का
उत्पादन था, आज 29,000 मेगावाट का है। हम सर्पल प्रदेश है, ये अंतर है। पहले इनको कितने घंटे लाइट मिलती थी, आज औसतन हम शहर में 23 से 23.5 घंटे बिजली दे रहे हैं। किसानों को 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। किसानों की अभी भी इच्छा है कि हमको 12 घंटे लाइट मिले। तो सुधार की जरूरत तो है, परंतु हम जो हमने कहा वो हमने किया है। इसलिए बिजली सुधार में जो कमियां हैं उनको और सुधार करने की जरूरत है। उन्हें हम दिन पर दिन करते जा रहे हैं। अभी जैसे हमने SST योजना में 950 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने ट्रिपल IDS में 4,500 करोड़ रुपए दिए हैं। इनसे लाइनों का मरम्मत है, उन्नयनीकरण है, सब स्टेशन है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो दिन प्रतिदिन हमारी समय के अनुसार मांग बढ़ती है, उसकी पूर्ति हम करते हैं। उसी क्रम में हम आज भी बखूबी तरीके से मांग के अनुरूप पूर्ति कर पाए, मांग की पूर्ति कर पाए। बिल्कुल सर, ये तो बात होगी आपके विभाग की। चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, तो यदि सियासत पर जब हम बात करें, ग्वालियर चंबल क्षेत्र इन दिनों एपी सेंटर बना हुआ है, सियासत का केंद्र बना हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं बड़े नेताओं के, दिग्गजों के दौरे वहां पर दिखाई देते हैं। क्या ऐसी खास वजह है, कितनी बड़ी चुनौती इस बार मान रहे हैं आप? देखिए, पहलवान को कुश्ती जो लड़ता है उसको हर दाव पेच अपने चलने होते हैं। सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना चाहिए। अपना काम पूरी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से करना चाहिए। वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव लड़ती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में, आप देखिए कोई भी जनता के ऊपर संकट होता है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, चाहे देश में कोई बात आती है तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अगर रेल की दुर्घटना होती है तो प्रधानमंत्री जाके वहां पे खड़े होते हैं। तो हम 5 साल जनता जनार्दन के बीच रहते हैं और इसलिए हम हर चीज को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हैं। तो ये चुनाव भी हमारे लिए एक काम है, उसको पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। हमारी आदत ही ईमानदारी से काम करना है, तो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने चूंकि सिंधिया जी का जिक्र कर दिया है, तो विपक्षी पार्टियां हमेशा एक आरोप लगाती है, बीजेपी को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा। कैसे इसे देखते हैं सर? ये तो जो कहते हैं उनका नजरिया है। उनसे पूछिए कि कमलनाथ जी की कांग्रेस है, अरुण यादव की कांग्रेस है, अजय सिंह की कांग्रेस है, डॉक्टर गोविंद सिंह की कांग्रेस है, और आप देखिए जितनी मंच है उतने लात घूसे चलते हैं स्टेजों पे। ये तो वहां दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी कोई चीज हमको दिखी नहीं है। आप बताइए, एक ऐसा मंच बताइए। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जितनी भी जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं, उन मंचों के ऊपर आप देख लीजिए कितना शोर गुलाबा उदम हो रहा है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान। हमेशा कहती है कि सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है भाजपा में। क्या वाकई ऐसी कोई स्थिति है, या भाजपा हमेशा ऑल इज वेल की स्थिति दिखाने की कोशिश करती है? चूंकि एक मजबूत संगठन है तो अंदर की चीजें बाहर नहीं आ पाती है। देखिए क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें आप देखिए कि बूथ अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, बूथ अध्यक्ष देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के अंदर एक निश्चित लोग, अगर माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो उनके पुत्र प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनके नाती पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना फर्क? तो भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई गुटबंदी है, ये आधा कांग्रेस के जो भड़काऊ बरगलाने वाले बयान, क्योंकि चुनाव के समय उन पर कोई मुद्दा नहीं है तो एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उसका काउंटर भी हमने देखा। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। बात हम जन आशीर्वाद यात्रा की ही कर लें। आज एक बड़ा आयोजन भी हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। कितना सफल मानते, कितना रिस्पांस जनता का मिला? अब ये देख लीजिए कि जन आशीर्वाद यात्रा आपने पूछा मेरे से, मैं इसलिए बता रहा हूं। जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकली और जन ने आशीर्वाद क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए जो जनता से ने आशीर्वाद दिया। काम नंबर 1, आप ये देखिए कि कोरोना काल में लोग अपने परिजनों से नहीं मिल रहे थे। तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में शिवराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम के साथ, भारत में आपने कभी सुना था कि इतनी जल्दी वैक्सीन बन जाएगा, जो लोगों के साथ जान बचाने का काम किया। लोगों को ऑक्सीजन नहीं थी, उसमें ऑक्सीजन प्रदान की गई। पूरे भारत को घर बैठ के लॉकडाउन के समय में राशन दिया गया और राशन आज तक दिया जा रहा है। यह काम पहले भी किया जा सकता था। आप इसके अलावा भारत देश का तिरंगा भारत में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, चंद्रयान पे फहरा रहा है। ये मान सम्मान बढ़ा। आप ये देखिए, आज तक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में लोग एडमिशन नहीं लेते थे, आज सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। आज 47 लाख से ज्यादा हमारा एरिया सिंचित हो गया है। जो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, उसका कलंक लगा हुआ था, उस कलंक को आज धो करके भारतीय जनता पार्टी ने आज विकसित प्रदेशों में शामिल किया है। लोग इस बात का आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जन आशीर्वाद सड़कों पे और हर जगह, आज भी भोपाल में दिखा है। जन आक्रोश रैली ये क्यों निकाल रहे हैं, ये इसके बारे में जानना चाहिए आपको। जन आक्रोश रैली इसलिए निकाल रही है कि कांग्रेस ने 2018 में घोषणा की थी किसानों को कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने कहा था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने कहा था कि हम वृद्धा विधवा पेंशन 1000 रुपए देंगे। ये किसी ने कहा तो नहीं था तुमसे, घोषणा आपने की थी। तो ये जन आक्रोश, जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को कांग्रेस भांप गई है। उसको वो जन आक्रोश रैली के रूप में अपना आक्रोश समझ रही है, इसलिए वो जन आक्रोश रैली कर रही है। कोई अच्छा काम किया हो तो मुझे बता भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई कि सड़कों पर उतरकर जनता का आशीर्वाद लेने पहुंची है? ये तो जब हमने काम किया है, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, तो जनता के बीच जाएंगे और चुनाव जनता के बीच ही लड़ा जाएगा। ये चुनाव कमलनाथ जी की तरह एक बंद कमरे में बैठ करके मैनेजमेंट से नहीं लड़ती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, लोगों का आशीर्वाद लेती है। तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, बरलगाने में विश्वास नहीं करती। एक लिमिटेड एजेंसी काम कर रही है कि वो कांग्रेस की, जो कौन सा विज्ञापन लगेगा, कौन सा समाचार किया जाएगा, कौन क्या बोलेगा। जब तुम्हारे पास कोई लीडरशिप ही नहीं है तो क्या योजना बना करके तुम प्रदेश का भला करोगे? ये जनता समझती नहीं है। हमने काम किया है। ग्वालियर चंबल की यदि हम बात कर लें, 34 सीटों पर इस समय हम देख रहे हैं कांग्रेस का भी फोकस है, बीजेपी का फोकस तो है ही, आम आदमी पार्टी भी तीसरी ताकत के रूप में उभरती नजर आ रही है। यदि हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की ही राजनीति की बात कर लें, सर कितनी सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं? क्योंकि पिछले चुनावों में कड़ा मुकाबला हमने देखा है। नहीं, आपका कहना यह है कि देखिए चुनाव तो हर पार्टी लड़ती है और लड़ना चाहिए, ये लोकतंत्र है, लड़ना चाहिए। हमने 2020 में उपचुनाव भी लड़ा था, तब भी कांग्रेस कह रही थी कि नहीं जीतेंगे, तमाम वर्ग लाने के काम किए, पर हम 22,000 से जीते थे, फिर 33,000 से चुनाव जीते। ग्वालियर चंबल में कोई ऐसी बात है ही नहीं, ये कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लोग, चुनिंदा एजेंसी, उनने कहा जब वो जाएंगे रीवा में तो कहेंगे कि बड़ी हालत खराब है ग्वालियर चंबल में, जब ग्वालियर चंबल में आएंगे तो कहेंगे बिंद में बड़ी हालत खराब है। आप बताइए, जब परिणाम आएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं,
ग्वालियर चंबल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल, कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नकल करती है। नारी सम्मान वर्सेस हम लाडली बहना देख लें, या हम जब कांग्रेस यात्राएं निकालती है तब भारतीय जनता पार्टी भी यात्राएं निकालती है, नकल करती है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष कहता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नकल कांग्रेस करती है, मैं कह रहा हूं। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं लाडली बहना की, उसी की बात तो सुधाती है कमलनाथ जी को। मुझे ये बता दो कि इन्होंने लाडली बहना के लिए 60 साल में क्या काम किया। एक काम बताओ कि लाडली बहना के लिए ये काम किया, लाडली लक्ष्मी के लिए इन्होंने ये काम किया, इन्होंने मजाक उड़ाने के लिए क्या काम किया। संसद में विधेयक जरूर लाए 33% के लिए, पर पास नहीं होने दिया, गुमराह करने का काम किया। काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया संसद में व विधानसभा में। 50% आरक्षण निकायों में कौन ने दिया? माननीय शिवराज सिंह जी ने। पुलिस और सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण किसने दिया? माननीय शिवराज सिंह जी ने। लाडली लक्ष्मी योजना कौन लाया? माननीय शिवराज सिंह जी। लाडली बहना की योजना कौन लाया? माननीय शिवराज सिंह जी। उन्होंने घोषणा नहीं की, चुनाव के वक्त घोषणा की थी माननीय कमलनाथ जी ने। क्या किया उन्होंने? 1000 रुपए दिए क्या वृद्धा विधवा पेंशनों को? वो आज भी घूम रही है, तो गुमराह करने का काम किया ना। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, काम में विश्वास जो हम कहते हैं वही हमारी पार्टी करती है, और सामने वाले लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, नकल उतारने की कोशिश करते हैं, पर नकल भी अच्छे से उतार नहीं पाते हैं। बिल्कुल सर, हमारे कार्यक्रम में चूंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भी आए थे, जब उनसे लाडली बहना को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना है गेम चेंजर साबित होगी ये योजना। आप कैसे दिखते हैं इसे? लाडली बहना योजना सर, जो इस समय बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का भी मानना है कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैं आपसे ही कहूं, ये लाडली बहना स्कीम कोई चुनाव के लिए लागू नहीं की गई। इस उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनाव नहीं रहा। महिलाओं का आम सम्मान बढ़े घर में, महिला अपने बेटा बेटी का मांग 1200-1250 रुपए बहुत कुछ भी नहीं है, पर बहुत कम नहीं है। एक माँ से पूछो, मैं ये बात मेरा जन्म गांव में हुआ है, जब गर्मियों में या वैसे कभी कोई जाते ना, कुल्फी ले लो घंटी बजाते हैं, जब बेटा रोते के बच्चा रोते हुए आते माँ के पास आता है, बोले मम्मी जरा कुल्फी दिलवा देना। जब उस माँ के पास 2 रुपए कुल्फी के लिए नहीं होते हैं ना, उसके सीने पे क्या बीतती है, उसका एहसास माँ करती है। तो ऐसे तमाम समस्याओं का निदान माननीय शिवराज सिंह साहब ने किया। लाडली बहना को ये सम्मान देकर के, ये चुनाव के लिए नहीं किया है। उनका सम्मान बढ़े, उनका देखिए, एक लाडली बहना स्कीम करी आप। अब देखिए, सरकार हमारी जितनी रजिस्ट्रियां होती हैं उस पर रजिस्ट्री पे जो टैक्स लगता है वो कम किया, जिससे ज्यादा हमारी महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रियां हों। आप ये देखिए, गैस उद्देश्य क्या है? 2 पहिए हैं, पुरुष और नारी, दोनों बराबर से अगर दौड़ने लग गए तो इस देश की प्रगति होगी कि नहीं होगी? आज नहीं है तो इसी को बराबर दौड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी फ्री स्कीम में विश्वास नहीं करती है, लोगों के बीच उनका मनोबल, सम्मान और देश की प्रगति के लिए काम कर रही है, एक वर्ग को ऊंचा करने का काम कर रही है। इसलिए ये लाडली बहना स्कीम लाई गई। सर, मौजूदा वर्तमान राजनीति में जब हम देखते हैं तो अलग ही ऐसे विषय हैं सनातन को लेकर। आपने देखा होगा, देश ही नहीं प्रदेश में भी सियासत हम लगातार देखते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना होता है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बात करती है, सनातन का पूरा ठेका बीजेपी ने ले रखा है। देखिए, मुझे अभी आपने कहा था तो मैं एक और बात कहना भूल गया। अच्छा आपने याद दिलाया, आपका साधुवाद करता हूं मैं, कि कांग्रेस पार्टी को जन आक्रोश की क्षमा यातना भी निकालनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहने की स्थिति में है कि उनके सहयोगी दल सनातन धर्म के बारे में जो टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं वो बात बोलना नहीं चाहता हूं, क्या ये अच्छी है? अगर सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, आदिकाल से चला आ रहा है, सनातन धर्म क्या है? क्या
अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, माँ बाप की सेवा करना, यही तो सनातन धर्म सिखाता है हमको। तो क्या ये खत्म हो जाए? अगर ये शिष्टाचार खत्म हो गया तो हमारा और आपका जीवन क्या रह जाएगा? सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इस सनातन धर्म, भारतीय जनता पार्टी हर धर्मों की रक्षा करती है, पर सनातन धर्म में हमारा विश्वास है। हम जिस धर्म में जन्म लिया है उसका अगर हम अपनी मां का नाम गर्व से ना ले सकें तो हमसे बड़ा नालायक कौन? जो लोग इस धर्म में पैदा हुए हैं, अगर धर्म के मान और सम्मान की बात ना कर सके, उनसे ज्यादा उनके लिए मैं शब्द नहीं है जो बोलना चाहता हूं कि वो बेहद तकलीफ है। भाई बात ठीक है, पर वोट के लिए कोई ऐसी राजनीति भी मत करो। हर धर्म का विश्वास करो, सम्मान करो, पर हम अपने माँ बाप को तो कम से कम अपना माँ बाप ही माने। ये तो हमारा कर्तव्य है। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। बिल्कुल सर, महिला उत्थान की, नारी सम्मान की बात बीजेपी करती है। सदन में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसको लेकर भी विपक्षी गठबंधन ने समर्थन तो किया, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं देश में फिर भी हम देख पा रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो सिर्फ मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि उनका राजनीति एक लॉलीपॉप दिखा करके उसका सदुपयोग करना होता है। 60 साल उन्होंने राजनीति की, पर उन्होंने कभी भी चिंता नहीं की हमारी 50% आबादी का कि उनको आरक्षण मिले। कभी भी उन्होंने इस तरफ प्रयत्न नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर, मैंने आपको पूरी बात बता चुका हूं, उनके सम्मान के लिए काम किया है। और ये लगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि वक्त की मांग है, देश की प्रगति जो हो रही है उसमें और जरूरी है कि आधी आबादी का हिस्सा होना चाहिए, उसके लिए आरक्षण किया। कांग्रेस ने आपको कहा, कब से कह रही थी कि आरक्षण बिल लाएंगे, सदन में भी पेश करेंगे, सब कुछ किया, पर पास नहीं होने दिया। पर वो दृढ़ इच्छा शक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर थी। उन्होंने विशेष सत्र बुलाया और विशेष सत्र बुला के दोनों सदनों में उसको पास कराया। इनकी मजबूरी थी कि उस आधी आबादी का विरोध नहीं कर सकते थे, इच्छा नहीं थी उनके अंदर, वो तिलमिला रहे थे, पर उनकी मजबूरी थी कि उसका विरोध ना करें, इसलिए उन्होंने मौन स्वीकृति दी। पर वो नहीं चाह रहे थे कि ये हो। पर भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने उनकी आवाज बौनी साबित हो गई और महिला विधेयक पास हो गया। सर, इस विधेयक को पास करने में बीजेपी सफल तो हुई है, लेकिन आपकी ही पार्टी की फायर ब्रांड नेता अब ओबीसी आरक्षण की मांग भी उस 33% आरक्षण में कर रही हैं। सर, उमा भारती जी ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर आज आप बता दीजिए कि हमारे बीच में हर वर्ग के लोग चुन के आते हैं। आज मध्य प्रदेश में देखिए कि ओबीसी मुख्यमंत्री भी बैठा हुआ है। आप देश में प्रधानमंत्री कौन बैठा हुआ है? कितने % सांसद आज ओबीसी हैं? कितने % विधायक ओबीसी हैं? मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कितने लोग ओबीसी हैं? तो हर वर्ग का सम्मान है, और पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, कहना चाहिए। सर, लेकिन बात वही है कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि उनकी मांग ये कितनी जायज है, जब 33% मतलब देश की आधी आबादी के बारे में बात हो रही है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की। 33% आरक्षण यदि मिल रहा है, उसमें भी ओबीसी आरक्षण की मांग उमा भारती कर रही है। क्या एक चुनावी मुद्दा भी बड़ा हो जाता है हमेशा, क्योंकि वो कुछ ऐसे बयानबाजी कर देती हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है? देखिए, मैंने आपसे इसमें बात पूरी कह चुका हूं कि हर व्यक्ति को अपनी बात कह सकता है, कहने का अधिकार है, ये लोकतंत्र में। परंतु हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व हर वर्ग, हर जाति का विश्वास करते हैं, और आपके इसके परिणाम में मैंने अभी आपको बता चुका हूं।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं सर, एक और आखिरी सवाल में, पूरे मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जीतने का दावा? क्या हुआ? 230 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जीतने का दावा आप कर रहे हैं? 150 से अधिक सीटों पे जीतेंगे। 150 पार। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं 150 पार सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं माननीय मंत्री जी का। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, चूंकि समय की भी कमी है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच कुछ समय बाद पहुंचने वाले हैं। इस सेशन की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं सर। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी। मैं चाहूंगी कुछ देर आप मंच पर ही ठहरें और मैं आग्रह करूंगी हमारे माननीय अर्जुन शर्मा जी से कि वो मंच पर आए और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।